बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ के जो चैप्टर नंबर 7 है उसका अहम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 7.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा दिए। अब हमने पढ़नी है 7.2, लेकिन उससे पहले 7.2 से पहले इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं हमने दो टॉपिक्स को कवर करना है। अगर ये टॉपिक समझ आ गए तो 7.2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल बहुत आसान है। अक्सर बच्चों को ये मुश्किल लगता है चैप्टर और ये छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चैप्टर है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, माइंड गेम है सारी की सारी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बाकी चीजें बहुत आसान बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक्स को कवर करना है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो मोस्टली सवाल हमारे पास 7.2 के इससे रिलेटेड है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल है, वर्ड्स प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर ये आपको समझ आएगा तो 7.2 आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है, और अक्सर ये जो मैंने यहां पे लिखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये शॉर्ट में सवाल आता है, ये उसकी स्टेटमेंट है सारी। क्योंकि पहले हमने कंसेप्ट को समझना है कि क्या पीछे इसकी बेसिक है। बेसिक समझ आएगी एग्जाम्पल्स के थ्रू तो फिर आपके लिए ये स्टेटमेंट समझना बहुत आसान होगा और 7.2 के सवालों को समझना और आसान हो जाएगा। ये तो पहला टॉपिक आज हमने पढ़ना है। दूसरा कौन सा है? परमोटेशन। बहुत अहम टॉपिक है जो 7.2 से रिलेटेड है और इसी से बेस बनती है पूरे चैप्टर की, क्योंकि 7.1 के अंदर हम फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं। फैक्टोरियल के बाद आते हैं हम किसकी तरफ? परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं। तो यही हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? स्टेटमेंट को बाद में समझेंगे, अगर एग्जांपल आपको समझ आ गई तो चीजें बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इफ वी हैव 4 पैंट्स एंड 3 शर्ट्स। क्योंकि जैसे स्टेटमेंट के अंदर लिखा है काउंटिंग यानी काउंट करना। ठीक है, फंडामेंटल क्या असूल हमने अखज किए, हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक से ज्यादा चीजों को इकट्ठा काउंट कर सकते हैं, तो ये हमें स्टेटमेंट बड़ी आसानी के साथ बता सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास 4 पैंट्स हो 3 शर्ट्स हो तो मैं किस तरह अपने आप को डेली रूटीन के अंदर एडजस्ट कर सकता हूं? 4 पैंट्स को और 3 शर्ट्स को कितने कॉम्बिनेशन यानी कितने दिन तक मैं डिफरेंट सूट पहन सकता हूं 4 पैंट और 3 शर्ट्स की मदद से। अगर ये आइडिया समझ आ गया तो फिर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन का रास्ता बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी, इफ वी हैव 4 पैंट्स एंड 3 शर्ट्स हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यानी पेयर, कितने पेयर हम बना सकते हैं अगर हम डेली पहने, कैन वी मेक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर मैं इस पैंट के साथ कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं? ठीक है, अगर ये रेड कलर की पैंट है, इसके साथ मैं ये भी पहन सकता हूं, ये भी पहन सकता हूं और ये भी पहन सकता हूं। यानी इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन मेरे बन सकते हैं। इसके साथ ये कॉम्बिनेशन भी, ये कॉम्बिनेशन भी और ये कॉम्बिनेशन भी। यानी अगर रेड पहनो उसके साथ रेड शर्ट भी पहन सकता हूं, ब्लैक शर्ट भी पहन सकता हूं और ग्रीन शर्ट भी मैं पहन सकता हूं। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? यहां पर फर्स्ट पैंट की मदद से 3 कॉम्बिनेशन हो गए। काउंट करते चले जाएं आप, एंड पे जाके हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या कहता है। अब आ गए थे सेकंड पैंट की तरफ। सेकंड पैंट क्या कहता है हमें? अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाए, इसको मैं पहन लूं इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो ये भी कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? अगर मैं ब्लैक पैंट के साथ रेड शर्ट पहन लूं, ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट के साथ ग्रीन शर्ट्स, तो ये भी तो 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस पैंट की बदौलत हमारे पास। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? 3। यानी फर्स्ट पैंट से ये 3 कॉम्बिनेशन मिले, वो ये चीज आ गई।
सेकंड पैंट से भी मुझे कितने कॉम्बिनेशन मिले, 3 कॉम्बिनेशन, ये चीज आ गए। अब आते हैं इस तरफ, ये ब्लू है, मैंने ब्लू लाइंस ड्रॉ की हैं ताकि आपके लिए क्लैरिटी हो, विजुअलाइज, ताकि चीजें वादे तौर पर नजर आए। यानी इसको मैं इसके साथ भी पहन सकता हूं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन, इसका और इसका। तो यहां पर भी कितने कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। यानी इस तरह चॉइस के तौर पे मैं डेली एक ना एक पहन सकता हूं, ठीक है बेटा। अब आते लास्ट पैंट भी यही कहेगा, ग्रीन पैंट के साथ आप रेड शर्ट पहन ले, ग्रीन के साथ ब्लैक पहन ले, ग्रीन के साथ ग्रीन शर्ट पहन ले। तो ये भी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं, टोटल कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए। यानी अगर मेरे पास 4 पैंटें हो, 3 शर्टें हो, तो मैं रोजाना अगर एक एक पहनना शुरू करूं तो मुझे कितने दिन लगेंगे कि दोबारा मैं वापस उसी अपनी रूटीन की तरफ आ जाऊं। तो ये हमें बता सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अगर इसकी मदद से 3 मिल रहे हैं, इस पैंट की मदद से, इस पैंट की मदद से भी 3 कॉम्बिनेशन, इस पैंट की मदद से भी 3 कॉम्बिनेशन, इस पैंट की मदद से भी 3 कॉम्बिनेशन, अगर अलग अलग शर्ट रंग की शर्ट पहनी जाए तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, इनको काउंट करें, ये कितने हो गए टोटल 12 कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं मैं अगर मैं डेली एक एक पैंट पहनूं, पैंट के साथ शर्ट, ठीक है। तो 12 दिनों बाद दोबारा बारी आएगी इस रेड पैंट की और इस रेड शर्ट की हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है कि कैसे पता चले कि कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, काउंट करते चले जाएं। अभी तो कम लिए हैं, ये 4 लिए हैं, ये 3 लिए हैं। अगर हम ज्यादा लें, 10 पैंट्स हो, 7 शर्ट आ जाए, तो फिर कैसे लेके चलें, इस तरह तो कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने थोड़े से एलिमेंट्स लिए ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आए। अगर आप गौर कीजिए ये कितने इवेंट्स हैं, कितनी पैंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 पैंट्स है ना, पैंट्स मेरे पास 4 हैं और शर्ट्स मेरे पास कितनी है, 1 2 3। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो तब भी मेरा आंसर कितना बनता है, 12। कितना आसान हो गया। अगर जितनी मेरे पास पैंट्स हैं, जितनी मेरे पास शर्ट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें, उतने ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर ये समझ आ गया है तो फिर चैप्टर आगे बहुत आसान है हमारे पास, ठीक है। ये तो शर्ट्स है, इस तरह कॉम्बिनेशन और भी कर सकते हैं। मैं टाई पहनना चाहता हूं, मैं कोट पहनना चाहता हूं, ये तो मैंने सिर्फ 2 चीजें ली हैं समझाने के लिए। पैंट ले लें, शर्ट्स ले लें, टाई ले लें, कोट ले लें, कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो उतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास इतनी पैंट थी, इतनी शर्ट थी, अगर 2 टाई और 2 कोट हो जाएं, 2 टाई और 2 कोट्स, यानी ये तो पहले कॉम्बिनेशन थे, तीसरा क्या ऐड हो रहा है, थर्ड इवेंट टाई। टाई कितनी है, 2, उसको भी मल्टीप्लाई कर दें। कोट कितने हैं, वो भी कितने हैं, 2, उनको भी मल्टीप्लाई कर दें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं अपने इवेंट्स बढ़ाता चला जाऊं तो मेरे पास कॉम्बिनेशंस उतने ही ज्यादा इजाफा होता चला जाता है, यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो ये बेस है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर ये समझ आ गई है तो स्टेटमेंट बहुत आसान है हमारे पास। स्टेटमेंट एग्जाम में शॉर्ट के अंदर ये पूछता है, ठीक है। अब चले जी, ये तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दे दी। इस तरह के कॉम्बिनेशन हम एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा आ जाए तो कैसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे आ सकती है, सिंपल 2 इवेंट के लिए आपने लिखनी, 2 से ज्यादा के लिए नहीं लिखनी। सपोज सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, कोई से 2 इवेंट्स है। जैसे मैंने एक इवेंट यहां पे पैंट्स लिया था, दूसरा इवेंट्स क्या लिया था, शर्ट्स लिया था, 2 इवेंट्स है ना मेरे पास। देन इवेंट ए अकर्स इन m डिफरेंट वेज। जो इवेंट ए है यानी सेट ए, उसमें कितने हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास m एलिमेंट्स है, एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स है। जैसे पैंट्स है, कितनी है, 4, ये भी तो एक सेट है ना मेरे पास। तो इसी तरह डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। एंड द इवेंट बी, जो दूसरा इवेंट होगा उसमें n एलिमेंट हो। पहले इवेंट के अंदर, सेट के अंदर m एलिमेंट्स और इसके अंदर m एलिमेंट, डिफरेंट वेज, एक जैसे नहीं होने चाहिए। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 इवेंट्स, ए और बी का कंबाइंड
कितने इवेंट्स कितने वेज यानी कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, तो m मल्टीप्लाई बाय n वेज बनता है हमारे पास। ठीक है, ये 2 इवेंट्स के लिए है। अगर एक इसमें तो मैंने कहा m वेज है, m एलिमेंट्स है, b इवेंट में कितने हैं n, अगर c आ जाए आपके पास एक और इवेंट आ जाए, मैं कह देता हूं उसमें p है, अगर d आ जाए मैं कह देता हूं उसमें k एलिमेंट्स है, तो फिर टोटल नंबर क्या बनेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय k, यानी a के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, b के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, c के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, d के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ वेज हैं। ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास ये कॉम्बिनेशन, टोटल वेज, टोटल अरेंजमेंट, टोटल सेट्स हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, और आपकी बुक के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल दी थी, मैंने सिंपल एग्जांपल से लेके चला हूं। ठीक है, 7.1 से पहले ये था फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन वहां पे मैं जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर मैंने फैक्टोरियल का कंसेप्ट पहले आपको बता दिया। ये क्लियर हो चुका है, तो अब हम परमुटेशन की तरफ चलते हैं। परमुटेशन समझ आ गया तो फिर 7.2 बहुत आसान है, उसके बाद कॉम्बिनेशन उससे भी आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं पहले परमुटेशन की डेफिनेशन लिख लूं, फिर उसको एलैबोरेट करता हूं, क्योंकि आज उसकी मदद से हमने प्रूव भी करना है NPR। ठीक है, जो कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर हमारे पास है 127 के ऊपर। ठीक है, थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड हमें एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए परमुटेशन पढ़ते हैं। चलिए बेटा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परमुटेशन। बहुत अहम टॉपिक है परमुटेशन। इस चैप्टर का जो उन्वान है हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, उसमें से एक टॉपिक है परमुटेशन। अगर परमुटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज जो आदि है वो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, डेफिनेशन और कंसेप्ट, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं ये कंसेप्चुअल है चैप्टर। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ई कैट के अंदर, एमडी कैट के अंदर इसके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन समझने के बाद हम ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे। इसको एनालिटिकली मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करना, हमने जर्नल रिप्रेजेंटेशन यानी जर्नल नंबर्स लेके उसको उसकी मदद से प्रूफ करना है। पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे परमुटेशन, फिर गो थ्रू करेंगे ये एग्जांपल कि हमें परमुटेशन की क्यों जरूरत पड़ी। अगर ये एग्जांपल क्लियर हो गई आपको तो फिर परमुटेशन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चले पहले परमुटेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल्स को समझेंगे। परमुटेशन हमें कहता क्या है, कैसे लेके चलना होता है, चीजों को कैसे मैनेज करना होता है। चले जी, क्या डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन आर से मुराद आर छोटा होगा एन से। यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, एन एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, और उसमें इस्तेमाल कितने करने हैं, आर करने हैं, नॉट ऑल। ऑल भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉट ऑल भी हो सकता है। अगर ऑल हो जाए तो फैक्टोरियल बन जाता है, अगर आपने फैक्टोरियल का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया है। आर एलिमेंट्स आर यूज, कितने इस्तेमाल करने, उस एन में से आर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक तरतीब के साथ, बेतरतीबे नहीं, एक तरतीब के साथ चीजों को तरतीब देना। ठीक है, इज नॉन एज परमुटेशन, तो वो परमुटेशन कहलाती है हमारे पास। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, अगर ये एग्जांपल समझ आ गई तो फिर ये प्रूफ आपके लिए बहुत आसान है। रट्टा भी मार लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं ये वाला प्रूफ। चले जी, परमुटेशन में बताती कि चीजों को तरतीब कैसे किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। स्पेसिफिक ऑर्डर को जहन में रखते हुए, वो ऑर्डर को चेंज नहीं करना होता, हमने एक तरतीब के साथ चीजों को मैनेज करना होता है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल क्या लिखी है, पहले एग्जांपल को समझेंगे, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट लेके चलेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस, कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, कितने तरीकों से उसे तरतीब दिया जा सकता है। वो कहता है अरेंज 3 बुक्स, तरतीब देनी है 3 किताबों को आउट ऑफ 4। टोटल किताबें कितनी हैं, 4 हैं। यानी हमारे पास फार्मूले के मुताबिक ये n की वैल्यू है, टोटल ऑब्जेक्ट्स जैसे यहां पे लिखा हुआ है n ऑब्जेक्ट्स,
ये टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी 4 में से कितनी अरेंज करनी है? 3। ये आर है, 3 इस्तेमाल करनी है ना, जिनको तरतीब देना है हमने ऑन अ टेबल। ये हमारी एक लाइन की एग्जाम्पल है, इसको हमने समझना है। परमुटेशन हमें कैसे तरतीब को आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं तरतीब देना शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है। तो परमुटेशन हमें बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि आप कितने कॉम्बिनेशंस, कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, चले समझते हैं। बुक्स मेरे पास कितनी है? टोटल 4 हैं। अपनी आसानी के लिए 4 बुक्स को मैं इधर लेबल कर लेता हूं। एक इंग्लिश की बुक है, ठीक है, दूसरी कर लेते हैं कि उर्दू की बुक है, और एक साइंस की ले लेते हैं, और एक मैथ की ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ताकि चीजें हमारे लिए समझना आसान हो। उर्दू, साइंस और मैथ, ये 4 किताबें हैं। इन 4 में से मुझे 3 को तरतीब देने, ये नहीं बताया 3 कौन सी 3 है, कोई भी 3 हो सकती है। यहां पे मैंने टेबल के ऊपर मैनेज करना है, तरतीब देनी है। कितनी किताबों को तरतीब देनी है? पहली किताब इधर आ जाए, दूसरी किताब इधर आ जाए, तीसरी किताब इधर आ जाए। वो कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ये हमें परमुटेशन आसानी से बताती है। वो एंड पे जाके हम देखेंगे कि परमुटेशन हमें कैसे चीजों को मैनेज करना सिखाती है। चले समझते हैं। अब देखिए मेरे पास बेटा 4 बुक्स हैं टोटल, और मुझे 3 बुक्स को तरतीब देना, यानी पहली बुक इधर रखनी है, दूसरी इधर रखनी है, चौथी इधर रखनी है। अब देखें, ये इंग्लिश है, उर्दू है, साइंस है, मैथ, यानी इधर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। चारों में से कोई भी रख सकता हूं, कोई मेंशन नहीं किया। यानी इधर मेरे पास इंग्लिश की बुक भी आ सकती है पहले प्लेस पे, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या है? उर्दू भी आ सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? साइंस भी हम रख सकते हैं। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? मैथ भी रख सकते हैं। यानी पहली प्लेस के ऊपर 4 ऑप्शंस है मेरे पास। चारों में से मैं कोई भी एक रख सकता हूं। कितनी ऑप्शंस होगी? 4। इधर लिखने तो 4 वेज या 4 ऑप्शंस, ये आपकी मर्जी है। यानी पहले मैं अगर किताबों को तरतीब देना चाहता हूं तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है। ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। ठीक है, 4 वेज। अब मिसाल के तौर पर हमें पता चल गया ये 4 तरीके हैं यहां पे किताबों को एडजस्ट करने का। मुझे टोटल की तरफ जाना है कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश की किताब को यहां पे रख दिया, एडजस्ट कर दिया, बाकी पीछे कितनी बची? 3 किताबें। 3 किताबें इधर एडजस्ट करनी है, इंग्लिश को मैंने इधर प्लेस कर दिया, तो इधर मेरे पास कितनी बचेंगी? उर्दू, साइंस और मैथ। अब सेकंड प्लेस पे मुझे बुक रखनी है। इंग्लिश की मैंने पहले रख दी, मिसाल के तौर पे समझ लें। पीछे कितनी किताबें बची? 3 बची ना। तो यहां पर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ये भी आ सकती है बुक इधर, ये भी बुक इधर आ सकती है, ये भी इधर आ सकती है। तो 3 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। कितनी पॉसिबिलिटीज? सेकंड में 3 वेज। कितने वेज? 3 वेज। ठीक है बेटा। अब क्योंकि मैंने 3 किताबें एडजस्ट करनी है, एक इधर एडजस्ट कर दी, एक इधर एडजस्ट कर दी। मिसाल के तौर पर उर्दू इधर रख दी। पीछे कितनी बची? 2। ये 2 बची, साइंस और मैथ। इधर साइंस भी आ सकती है और मैथ भी आ सकती है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 2 वेज। ठीक है, यानी पहले में 4 ऑप्शंस बनती थी, दूसरे प्लेस पे 3 ऑप्शंस बनती थी। अगर इधर एक एडजस्ट करते चले जाएं, इधर भी एडजस्ट होगी और इधर भी हमारे पास एडजस्ट होगी। आगे नहीं करना, क्योंकि हमने 3 किताबों को तरतीब देनी है, पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक। अब हमने बताना है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं कि टेबल के ऊपर किताबों को तरतीब दे सकते हैं। तो परमुटेशन हमारा काम बहुत आसान कर दिया। अभी हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा कुछ देर पहले। ठीक है, 2 इवेंट्स हो, उनके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहां पे कितने इवेंट्स हो चुके हैं? ये जो फर्स्ट प्लेस है ये फर्स्ट इवेंट है, सेकंड प्लेस सेकंड इवेंट, थर्ड प्लेस थर्ड इवेंट। यानी अगर मैं इसको इवेंट ए मान लूं, इवेंट ए अगर मान ले, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। ठीक है, बी इवेंट मान लूं इसे, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर इसे मैं सी मान लूं, इसमें मेरे पास कितनी
पॉसिबिलिटीज बच जाती है किताबों को तरतीब देने की इतनी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है हमें, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो क्या क्या कहता है, अभी हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। जितने इवेंट्स हो, जितने वेज बने, जितने उसके कॉम्बिनेशंस बने, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो टोटल वेज, टोटल कॉम्बिनेशंस कह लें या टोटल वेज कह लें, टोटल अरेंजमेंट कह लें, एक ही बात है, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट क्या बनेगी हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीज आ गई। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 24, यानी इस टेबल के ऊपर मेरे पास 24 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर इन 4 किताबों को, 4 में से मैं 3 किताबों को एडजस्ट करूं, इधर कोई आ जाए, इसमें से कोई आ जाए, इसमें से कोई आ जाए, इसमें से कोई आ जाए, तो इस तरह पॉसिबिलिटीज हम काउंट करते हैं। अब देखिए परमुटेशन का फार्मूला वो है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, ये परमुटेशन का फार्मूला से याद कर लें। यहां पे फैक्टोरियल का सिंबल यूज हो रहा है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट हम पहली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं। अब मुझे इसे फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर क्लोज करना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फैक्टोरियल के अंदर कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है। अगर मुझे इसे फैक्टोरियल में क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे प्रीवियस नंबर क्या होगा 1, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। आइडिया समझना है आपने। मुझे उस शक्ल के अंदर जाना है, इस शक्ल के अंदर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल बनाना है। मेरे पास आंसर इतना आया था, ठीक है, 24, इसका आंसर अभी कितना आया था 24, ज़हन में रखें, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल की तरफ चल रहे हैं। ये क्या बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 4 फैक्टोरियल है। कितना है 4 फैक्टोरियल, और नीचे 1 है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है। अगर मैं इसको 4 फैक्टोरियल ऐसे ही, और नीचे मेरे पास क्या है 1 फैक्टोरियल, मुझे इस शक्ल के अंदर जाना है n माइनस आर की शक्ल में। n मेरे पास 4 था, r की वैल्यू मेरे पास 3 थी, इधर क्या लिखा हुआ 1, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, यानी इस फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इट्स मीन मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे n थे, सॉरी 4 थे। परमुटेशन की कितने एलिमेंट्स की 3 एलिमेंट्स की। तो इस तरह हम जर्नल फार्मूले की तरफ जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, एग्जांपल समझ आ गई है, तो फिर वो चीज बहुत आसान है, ठीक है। चले वो स्टार्ट करते हैं। चल बेटा अब हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं कि NPR इक्वल होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये वो उसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर आता है, ठीक है। अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर हो चुकी है परमुटेशन की कि मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, तो ये जर्नल प्रूफ आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। कैसे लेके चलना है देखिए जी, मेरे पास NPR, n से मुराद टोटल ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने यहां पे लिख लिया, और R से मुराद कितने हमने यूज करने हैं, यानी टोटल में से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करना है, यानी टोटल में से इतने एलिमेंट्स को हमने तरतीब देनी है। ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो उसके इक्विवेलेंट हमने रिजल्ट प्रूफ करना है जो कि फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं जी। अब पहली बात तो ये चीज के n ऑब्जेक्ट्स के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं, सिंप्लिसिटी के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि जो टोटल ऑब्जेक्ट्स है ना मेरे पास, इसमें n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, सो ऑन, इस तरह चलता जा रहा है मेरे पास, ठीक है। यानी हमें पता नहीं कितने 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह के एलिमेंट्स है। अगर n होगा फिर उसमें एक माइनस होगा, फिर उसमें एक और माइनस होगा, फिर उसमें एक और माइनस होगा, और r भी उसी के अंदर ही मौजूद होगा हमारे पास कहीं पर, ठीक है। अब हमने n ऑब्जेक्ट्स को
एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो यहां पर आपकी आसानी के लिए मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं, ठीक है। यानी टोटल में से इतने एलिमेंट्स को तरतीब देनी है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और आर्थ एलिमेंट, आर्थ प्लेस के नाम से, ठीक है। आर्थ एलिमेंट को हमने अरेंज देनी, तरतीब देनी है। अब कितने कॉम्बिनेशंस, क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम एंड पे जाके देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जांपल के साथ एलैबोरेट किया वैसे ही लेके चलेंगे हम। अब देखिए फर्स्ट प्लेस के अंदर मैं कितने एलिमेंट्स को लिख सकता हूं। हमारे पास टोटल कितने हैं, n। इसमें n भी आ सकता है अगर मुझे एडजस्ट करना है, n-1 भी आ सकता है, एक ये भी ऑप्शन है, n-2 भी आ सकता है, एक ये भी ऑप्शन है, n-3 एंड सो ऑन, कोई ऑप्शन आ सकती है हमारे पास, ठीक है। यानी अगर मुझे इसको फिल करना है, इस बॉक्स को, इसमें n भी आ सकता है, n-1 भी आ सकता है, n-2 भी आ सकता है, इस तरह सो ऑन चलता चला जाएगा। अगर मैं यहां पर फर्स्ट प्लेस के अंदर n एलिमेंट्स यानी इसको तरतीब दे दूं, ये पहले आ गया, यानी इसमें मेरे पास चलते चले जाएंगे, लेकिन कितने कॉम्बिनेशंस को अरेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, n वेज। कितने वेज, n वेज। यानी n वेज से मुराद n भी आ सकता है, n-1 भी आ सकता है, n-2 भी आ सकता है, n-3 भी, ये पॉसिबिलिटीज हैं। हम फर्स्ट प्लेस के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी यहां पर 4 बुक्स की, चारों में से कोई एक करनी है ना, लेकिन मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन, कितनी चॉइसेस थी, 4 चॉइसेस थी। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने, n है, तो n वेज में से कोई ना कोई एक तो आएगा। मिसाल के तौर पर वो n आ गया मेरे पास, मिसाल के तौर पे समझ लें, ठीक है। अब n नहीं रहा, n के बाद क्या होगा, इधर कितने रह जाएंगे, ये तो नहीं रहेगा, फिर ये होगा, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन, नीचे इस तरह चलते चले जाएंगे। हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएगी इस बॉक्स को फिल करने के लिए जो सेकंड प्लेस पे है, जिसको हमने तरतीब देनी है। तो यहां पर मेरे पास कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, क्योंकि एक तो निकल चुका है, टोटल कितने थे, n, एक निकल चुका, एक को हमने एडजस्ट कर दिया, एक निकाल दिया, पीछे कितने बचे, n-1 वेज। यानी इतने वेज से हम सेकंड प्लेस के अंदर नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड प्लेस, कितने निकल गए, इधर एक निकल गया, इधर 2 निकल गए, 2 निकल गए, ठीक है। तो ये भी निकल गया, पीछे क्या बचा मेरे पास, यानी इसको मैं फिल कर सकता हूं n-2 वेज से। यानी मेरे पास इधर n चॉइसेस हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है ना, n चॉइसेस है, इसको मैं फिल कर सकूं। इधर मैंने n को फिल कर दिया, इधर मेरे पास कितनी बची, क्योंकि एक फेल हो गई, n-1 चॉइसेस। इधर मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, n-2। अब आते हैं उसकी तरफ, क्योंकि हमने कितने अरेंज करने हैं, टोटल में से r को अरेंज करना है। अब देखिए यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट्स है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक बताता हूं आपको। अगर इधर n है तो ये फर्स्ट है, इसको मैं लिख सकता हूं आपकी आसानी के लिए n-0 वेज, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। n-0 ऊपर फर्स्ट प्लेस है, n-1 हो तो ये सेकंड प्लेस है, n-2 हो तो थर्ड प्लेस है। यानी नीचे एक कम है, यहां पर एक क्या है, कम है। अगर मैं आर्थ प्लेस की तरफ आऊंगा तो मेरे पास एलिमेंट कौन सा आएगा, n-r, ठीक है। 1 में एक कम, 2 में एक कम, 3 में एक कम, r में एक कम। तो यहां पर इतनी चॉइसेस होंगी हमारे पास नंबर्स को तरतीब देने की। अगर ये चीज समझ आ गई है उसको जहन में रखते हुए, तो फिर रिजल्ट बड़ा जल्दी प्रूव्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। चले जी, ये मैंने बता दिया कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ चॉइसेस थी, n में से, n ऑब्जेक्ट में से r चॉइसेस को मैंने सेट कर दिया। अब हमने, क्योंकि हमने फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर प्रूफ करना है, पहले फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां पे यूज करना है। लेकिन उससे पहले यहां पर आपने कुछ लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ही नहीं जाना उसके ऊपर। एज देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू फिल r प्लेसेस, तो इधर आते हैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर, ये लाइंस आपने लाजमी लिखनी है। फर्स्ट प्लेस कैन फिल, कितने वेज हैं जी, n वेज। कितने वेज हैं जी, n वेज। जैसे मैंने यहां पे लिखा, अब इस जीरो को खत्म कर देते हैं, वो समझाने के लिए लिखा, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्लेस को हम कितने खानों में फिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस कैन बी
कैन फिल, इधर लिख ले कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड एन वेज। और इधर कितना आ जाएगा, उसी तरह वही इंग्लिश लिखनी है। सेकंड प्लेस में हम कितने तरीकों से नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, n-1 वेज से, n-1 वेज, ठीक है। थर्ड प्लेस में कैन बी फिल्ड कितने वेज, n-2 वेज। बस ये लाइंस लिखनी है, बाकी हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट प्रूफ हो जाएगा जल्दी। आप सो ऑन, ठीक है, इस तरह लिखना है, सो ऑन, सो ऑन, ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड प्लेस के बाद फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, कहां तक जाना हमने, आठ तक, फिर 2-3 को करके सोन कर देते हम, ठीक है। सो ऑन, थर्ड के बाद क्या लिखा जी, कौन सा प्लेस, आर्थ प्लेस। जब आर्थ प्लेस को फिल करना है हमने, किसको, आर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड, ऊपर नजर भी आ रहा है, ये लिखा हुआ है, आर्थ प्लेस को इतने नंबरों से हम तरतीब दे सकते हैं, n-r, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखें, इसी को लेके चलना है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया बॉक्सेस के अंदर, वो मैंने रिटन फॉर्म के अंदर लिख दिया, ये आपने लास्ट में लिखना है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर इसे मैं फर्स्ट इवेंट मान लू A, इसे मैं B, इसे मैं C एंड सो ऑन, जितना भी हो R डैश कह देते हैं। अगर इतने इवेंट्स हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी उन एलिमेंट्स की, n में से R को यूज करना है बाय, इधर लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, ठीक है। इसीलिए हमने आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट किया। क्या कहता हमें कि इन सबको आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूं ताकि चीजें हमारे लिए क्लियरिटी के साथ सामने आए। चले जी, अब इनको आपस में करना है, जितने इवेंट्स हैं आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, जितने वेज बने हमारे पास, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, पहला क्या जी, एलिमेंट n है जी, दूसरा मेरे पास क्या जी, वेज को छोड़ दें, बस वो एलिमेंट्स लिखते जाए, n मल्टीप्लाई बाय 1, n मल्टीप्लाई बाय 2, सो ऑन, क्या है जी लास्ट में, n-r, ये साइन चेंज कर देगा इसका, +1। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है, जितने आपके पास इवेंट्स के अरेंजमेंट हो उनको आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहां पर n ऑब्जेक्ट है, इधर कितने n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं, इधर कितने हैं n-2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो ऑन, इधर कितने n-r ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये मेरे पास अरेंजमेंट आ चुकी। अब अरेंजमेंट की रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरह रखनी है, n से मुराद टोटल और r से मुराद कितने यूज की, p से मुराद परमुटेशन, क्योंकि हम परमुटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये नोटेशन होगी जो लेफ्ट साइड पे है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बनेंगे, इसके मुताबिक NPR, ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, असली काम राइट हैंड साइड पे था। अब हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर लेके जाना है। अगर 7.1 पढ़ी है तो फैक्टोरियल फॉर्म आपके लिए बहुत आसान है। क्या बताया था, अगर इसको क्लोज करना है, इससे पिछला नंबर, इसमें एक माइनस करें, जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर क्या मेरे पास n-r+1, इसमें एक माइनस करें, क्या बच गया n-r, इसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं n-r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि मुझे इसे फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर लेके जाना है, जैसे मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल फॉर्म क्लोज करनी आती है तो बहुत आसान है, इसमें एक माइनस करके इसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करें और इसी के साथ डिवाइड करेंगे हम, ठीक है बेटा। तो n-r, नीचे तो फैक्टोरियल बन गया लेकिन ऊपर कंप्लीट फैक्टोरियल नहीं हुआ,
कंप्लीट फैक्टोरियल कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया था। यहां से सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो ये है। जो मल्टीपल के अंदर नंबर्स हैं कोई गैप ना हो, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर क्लोज हो जाता है। सबसे छोटा ये है इस वक्त, जो सबसे छोटे से ऑनवर्ड सबसे बड़ा नंबर क्लोज होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, बाकी सारी उसी के अंदर आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यही हमने रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। इसी मेथड को फॉलो करना है हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वहां पर आपके लिए चीजें मैनेज करना बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आपकी बुक के अंदर टॉपिक है परमुटेशन का, वो पेज 126 पे डेफिनेशंस भी पढ़ ली, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी समझ लिया एग्जांपल्स की मदद से, और पेज 127 पे ये रिजल्ट था, मैंने ये प्रूफ कर दिया। उसने अंग्रेजी काफी झाड़ी हुई है, आप सिंपल वे से इस तरह लिखें आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। सिंपल सा रट्टा मार सकते हैं, रट्टा आपको पता चल गया रट्टा कैसे मारना है, बच्चों के पास 100 तरीके होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 7.2 स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज।